अगर आप लोग भी एग्जाम की तैयारी करते समय ये सारी गलतियां कर रहे हो तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले 2 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना 90% से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए जरूरत है। तो क्या है भैया वो गलतियां? अगर आप एक सब्जेक्ट की तैयारी को लेके बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटेजीज वीडियो देख रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपके तीसरी से लेकर चौथी या पांचवी वीडियो है, इट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट ट्रैक पे नहीं चल रही है और इसका पूरा का पूरा असर आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है और आप बार बार बस स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखे ही जा रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी गलती शायद आपकी है और शायद थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा गलती उस गलत स्ट्रेटेजी की है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो कि आपको नेक्स्ट 2 महीने में फॉलो करनी है, जो कि आपको 100% रिजल्ट जरूर दिला सकती है, वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो का एक भी पार्ट बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हालचाल बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी के अंदर। बाय प्रोफेशन हम पिछले 4-5 सालों से ऑफलाइन एंड पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन स्कूलिंग स्टडीज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, गाइड करा है एंड एक अच्छा खासा रिजल्ट बच्चों के थ्रू अचीव करा है। सो विथ एक्सपीरियंस, विथ पेपर एनालिसिस एंड इतने सारे रिजल्ट के बाद हम आपको आज ऐसी एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी देंगे जो हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को देते हैं। और उस स्ट्रेटेजी का मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ताकि बच्चा उसको फॉलो कर पाए और उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने के बाद उतना अच्छा रिजल्ट भी आउटपुट हो। और मैं समझता हूं अब तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा है। आपके सो कॉल्ड भैया दीदी जिन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर करा है, उन्होंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज दी है तरह तरह की अपने वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और हाँ, उन्होंने एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजीज दी है, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर उन्होंने इतना सारा चीजें बताई दिया कि ऑब्वियसली बात है जब सब फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके 90+ मार्क्स जरूर आ जाएंगे। लेकिन सवाल तो यही है ना, क्या आप उतना सारा चीज फॉलो कर पाओगे? जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है तो धीरे धीरे मन उबने लग जाता है और जब मन उबने लग जाता है तब आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजीज ठीक नहीं है, तब आपको नई स्ट्रेटेजीज की वीडियोस देखनी पड़ती है और ऐसे करते हुए आप तरह तरह की स्ट्रेटेजीज वीडियो पे जंप करते रहेंगे और फिर एंड में जाके आपका एग्जाम आ जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी तैयारी हुई तो है लेकिन एक सिस्टम में नहीं हुई है, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हुई और इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट में जरूर दिखेगा। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है 2 महीने तक के लिए और बहुत सिंपल रहेगी, आप उसको फॉलो भी कर पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट को भी उसके साथ मैनेज कर पाएंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट को आपको फॉलो नहीं करना होता, बाकी ओवरऑल आपको स्कोर करना पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। हालांकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूं पिछले 4-5 सालों से, लेकिन मैं ओवरऑल आपको पीसीएम की स्ट्रेटेजीज देने की कोशिश करूंगा और अच्छा खासा स्कोर मैंने अपने टाइम पे भी करा और बच्चों से भी अच्छा खासा स्कोर करवाया है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी दूंगा ताकि आप पीसीएम को मैनेज कर पाए। लैंग्वेज को कैसे मैनेज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया स्ट्रेटेजीज में फॉलो क्या करना है। देखो, मैं बात करता हूं फिलहाल मैथ की स्ट्रेटेजीज को लेके बात करता हूं और जो मैथ के लिए बताऊंगा मे बी वो केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन पहले मैथ की स्ट्रेटेजी बात करते हैं। देखिए, मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस का कंप्लीट होना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर आपका सिलेबस 80 to 100% के बीच में है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका सिलेबस 80% से कम है तब प्रॉब्लम वाली बात है कि आपको पहले तो सिलेबस पर कंप्लीट करने में ध्यान देना चाहिए। और आपके पास बचे सिर्फ 2 ही महीने, इसी 2 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और बाकी सारे एग्जाम की तैयारी भी करनी है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी करना है। तो देखो, गलती तो आपने करी है कि इतना सारा टाइम आपने निकाल दिया, तो इसमें आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और कोशिश करना है जल्द से जल्द सिलेबस कवर कर दे अगर 80% से कम है तो 2 तरीके के बच्चे हो गए, एक ऐसे बच्चे जिनका 80% से सिलेबस कम है और एक ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस 80 to 100% के बीच में है। तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो होंगे जिनका ऑटोमेटिकली सिलेबस 100% कवर हो गया होगा। तो उनको क्या करना, उनको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ध्यान मैथ में देना है, बाकी सारा ध्यान बाकी सब्जेक्ट में भी देना है, अपने टाइम को ज्यादा यूटिलाइज करना है। जिनका सिलेबस रह गया है उन बच्चों को थोड़ा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा। अब देखो, करना क्या है, सिंपल सी बात है, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। आप कोशिश करो डेली का 1 से लेके 2 घंटा आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाओ। और अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं या पे प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, इस बीच में कोशिश करो कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्री बोर्ड तो चलो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको बोर्ड पे फोकस करना है। प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं होते, प्री बोर्ड जस्ट प्रैक्टिस है।
तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करने पे 1 से 2 घंटा आपको डेली एक सब्जेक्ट को तो जरूर देना है। अगर आपका केमिस्ट्री का यही हाल है तो केमिस्ट्री में भी 1 घंटा देना, 1 से 2 घंटा, और अगर फिजिक्स का है तो 1 से 2 घंटा वहां पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद आता है भैया अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब मैं कर रहा हूँ, सिलेबस भी कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ के साथ मेरे को क्या करना है, आप रिवीजन करना चालू कर दो। किस चीज के रिवीजन? जितना अब तक पढ़ चुके हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसकी रिवीजन करना चालू कर दो। ठीक है, रिवीजन करने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए कि पहले कौन से चैप्टर करना है, पहले कौन से चैप्टर नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अब रिवीजन के लिए आपको डेली का 1 घंटा जरूर देना है। अब ये रिवीजन होगी कैसे? सिंपल सी बात है, आपने जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर पकड़ो, एनसीईआरटी का चैप्टर लो। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर का पहले तो फॉर्मूला रिवाइज करो, जितने भी फॉर्मूले से रिवाइज करो। अगर फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए नहीं है तो जब पहली बार रिवीजन कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, अभी जब करोगे उसी समय क्या नाम है, फॉर्मूला सीट बना लो, एक सीट बना लो, फॉर्मूला सीट। ठीक है, वो फॉर्मूला सीट आपके काम आएगी। उसके अलावा अब बात आता है कि भैया फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के ही चैप्टर करने हैं, एक्स्ट्रा अभी जंप करने को मैं नहीं कह रहा हूं, सीधा कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी का चैप्टर पकड़ो, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर पकड़ो और एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड का मतलब पहले एग्जाम्पल से लेके मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन तक पूरा आपको कवर करना है। ठीक है, क्यों इतना कवर करना है? देखो, रिवीजन कर रहे हो, जल्दी होगा, जितना ज्यादा आपके पास पकड़ है उतना जल्दी आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी पे जब तक पकड़ नहीं होगा आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मान के चलो कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे। कहने वाले आपको कहते रह जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सारा पीवाईक्यूज आता है, मानता हूं सारा पीवाईक्यूज आता है, लेकिन आज तक मैंने देखा है 50 से लेके 55 नंबर का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है। जब 50 से लेके 55 नंबर का पेपर एनसीईआरटी में से आता है तो आप पीवाईक्यू करके कैसे इतने स्कोर कर पाओगे? पीवाईक्यू तो इसके आगे की बात होती है। ये आपकी फर्स्ट रिवीजन काम करेगी आपके प्री बोर्ड के लिए। ये आपकी पहली रिवीजन है जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए काम करेगी। अगर आप प्री बोर्ड से पहले अपने सेकंड रिवीजन भी कर लेते हैं तो और बढ़िया बात है। और ये सेकंड रिवीजन भी एनसीईआरटी की ही होनी चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, और इस बार सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस करते समय फंस रहे थे, आपने मार्क कर लेंगे ये क्वेश्चन हर बार मेरे को परेशान कर रहा है, या इस क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है इसलिए मैं उसको मार्क कर लेता इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप उसमें कुछ भी सेव दे दो, आप स्टार मार्क कर दो, जो मार्क करना है कर दो। ठीक है, तरह तरह के कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट अगर 4-5 क्वेश्चन में लग रहा है तो आप उस एक्सरसाइज में उसको सेव दे सकते हो कि सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में एक कॉन्सेप्ट लगा, ट्राइंगल वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सब में एक कॉन्सेप्ट लगा। इस तरीके से आप एनसीईआरटी को कवर करो, और एनसीईआरटी को 2 बार कवर करना जरूरी है, और ये प्री बोर्ड तक कर लो। प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करने की मत सोचो, प्री बोर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर ध्यान दो। अगर आप प्री बोर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दोगे डेफिनेटली बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड टफ आता है। आ रहा है बात समझ में? आप कितना भी पीवाईक्यू करके जाओ प्री बोर्ड टफ ही आएगा। चलिए, तो आपको पहली रिवीजन और दूसरी रिवीजन कोशिश करना है कि ये दिसंबर एंड तक सारी चीजें कवर हो जाए। कब तक? आप दिसंबर तक ये सारी चीजें क्या कर लो, कवर कर लो। काम खत्म, यहां लिख देता हूं। ठीक है, आपके पास 1 दिसंबर से लेके, ठीक है, आपके पास 30 दिसंबर तक का टाइम है, ये सारी चीजें आप कर लो। मैथ के अंदर बोला, एक बार रिवीजन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, दूसरी बार रिवीजन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं हर साल बच्चों को मार्क कराता हूं कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, इनमें से डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो कि हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि एनसीईआरटी में से जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल में से कितनी आदत बन गई है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर वाइज लगवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक उसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस सीक्वेंस में कवर करना, और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस लगा दूंगा कि हाँ, जब आप सेकंड टाइम करो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इनसे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड थिंग, यही वो क्वेश्चंस होंगे जो पेपर्स में आपको एनसीईआरटी के थ्रू रिपीट होते हुए दिखेंगे। इतना करने पे आप 50 से लेके 55 स्कोर आराम से कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब बारी आती है कि भैया मेरे को 50 से लेके 55 से ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, अगर मैं 55 से
ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं, ठीक है, मेरे को 55 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो मैं कैसे लेके आऊं 55 से ज्यादा मार्क्स, ठीक है। और याद रखना है इसी दिसंबर में जिनका सिलेबस कवर नहीं है उनको सिलेबस भी करना है, और अगर सेकंड टाइम रिवीजन नहीं हो पा रही है तो कम से कम फर्स्ट टाइम रिवीजन तो करो। रिवीजन तो साथ चल रही है और सिलेबस कंप्लीट भी साथ चल रहा है, ये दोनों को चलाते रहो, साथ के साथ कोशिश करो कि पहली रिवीजन तो कर ही लो प्री बोर्ड और दिसंबर में। उसके बाद आता है जनवरी में, आपको सेकंड टाइम रिवीजन की जरूरत नहीं है। अगर आपका जनवरी खत्म हो जाता है तो सेकंड टाइम रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड से पहले पीवाईक्यू मत करो। आ रहा है बात समझ में? अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि भैया हम जंप करते हैं पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और याद रखना प्रीवियस ईयर पेपर अलग होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस अलग होते हैं मैं समझाऊंगा, देखो ध्यान से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर सिखाएगा, और ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नॉलेज देगा, ठीक है। आ रहे बात समझ में? अब इसको करना कैसे और कब करना है। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, सिर्फ 5 पेपर। और ये कब सॉल्व करोगे? जब आपका एग्जाम है, और एग्जाम आपका कब है? ठीक है, आपका एग्जाम है मार्च में। मैथ का एग्जाम मार्च में पड़ रहा है ना, मार्च में आप एक दिन में आप 2 पेपर सॉल्व कर लो, यानी 2 दिन में आप 4 पेपर सॉल्व कर लोगे, 2-2 कर का पेयर बना लोगे, हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर जब भी लगाना चाहिए जब मेरे पीवाईक्यू हो जाने चाहिए, और साथ के साथ मेरे एनसीईआरटी के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, फॉर्मूला शीट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। जब सारी चीज पे पकड़ है तब मेरे को एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं कितना टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे कहाँ पे? 5। मैं कहूंगा एक तो होता है आप यूलाइक के बुक सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन यूलाइक के अंदर पूरे के पूरे 40 पेपर्स होते हैं जिसमें 20 अनसॉल्व और क्या नाम है 20 आपके सॉल्व होते हैं। मैं कहूंगा ये ना करते हो आप गूगल पे आ जाओ, ठीक है, और लास्ट 5 पेपर कोई से भी डाउनलोड कर लो। याद रखना सैंपल पेपर डाउनलोड मत करना, ओरिजिनल पेपर जो पिछले साल में आए हैं वो डाउनलोड कर लेना। 2025 का, 2024 का, मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं तो 3-4 पेपर ऐसे ही मिल जाएंगे, 24-25 का ही डाउनलोड कर लेना। तो 2025 वाला और 2024 वाला आप पेपर डाउनलोड करके 5 पेपर सॉल्व कर लेना। 5 नहीं तो 4 ही कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस ये टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, इससे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, इससे टाइम मैनेजमेंट डिसाइड हो रहा है कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। इस पे एक वीडियो दूंगा, एंड में दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पेपर को स्टार्ट से सॉल्व करना चाहिए, एंड से सॉल्व करना चाहिए, 15 मिनट में क्या करना चाहिए, एमसीक्यू कब करना है, किस तरीके से मैं पहले से मार्क करके चलूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स को हटाओ, अभी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेरे को 2 महीने में जरूरी है। ये आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? चैप्टर वाइज पेपर चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ये या कि पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे। उसका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कि भैया मेरे को एक बुक रिकमेंड कर दो जो बुक मैं सॉल्व कर पाऊं, और हाँ, मोबाइल से ज्यादा बुक ही सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप अभी क्लास 12th में हो, बुक ही सॉल्व करो। बुक में आप एक कंसिडर कर सकते हो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के लिए ओसवाल की बुक कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल पिछले 4-5 सालों से कुछ अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं, या आपके नियर बाय लोकल शॉप में भी अगर ओसवाल मिल जाएगी खरीद लेना। ओसवाल के 2-3 आते हैं, याद रखना। ओसवाल की बुक आएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, नहीं खरीदनी है ओसवाल की, सिर्फ बुक खरीदनी है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पेपर की। इसका ऑफिशियल लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप इसको खरीद लो और इसको बस सॉल्व करो। आ रहे बस समझ में? अब ये सॉल्व कब हो रही है भैया? 1 जनवरी से सॉल्व हो रही है। 1 जैन से मैं कह रहा हूं, आराम से आप 30 जैन के बीच में इस पूरी की पूरी बुक को कवर कर देंगे। और अगर आपने इस पूरी की पूरी बुक को एक बार भी कवर कर दिया ना, इसका मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे, बहुत बार ही रिपीट हो रहे होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप 4-5 बार कर चुके हो। आपने फॉर्मूला शीट रिवाइज करा, आपने एनसीईआरटी को पहली बार रिवाइज करा, आपने फॉर्मूला शीट अगेन रिवाइज करा, उसके बाद एनसीईआरटी को सेकंड टाइम रिपीट करा, एंड देन उसके बाद आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लो ओसवाल से। इतना कर लो, इसकी गारंटी। और आखिर में जाते जाते आप ये कर लो, ठीक है, एग्जाम की मतलब पेपर सॉल्व कर लो 4-5, इतना कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आप आराम से 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे आराम से, ठीक है। कोई सो कॉल स्टडी नहीं कि ऐसे ऐसे ये कर लो वो कर लो इतना पढ़ लो, यूट्यूब पे आके एंड टाइम पे देख रहे हैं कि लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज, टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज, कुछ नहीं आने वाला उतना, ठीक है। और उतने में आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे,
बात तो यही है ना, आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे इतनी सारी चीजें। फॉलो करने के लिए आपको दो चीज रखना है, अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखनी है और एक ओसवाल की बुक रखनी है, ठीक है। ऑनलाइन अगर बच्चा ओसवाल नहीं खरीद सकते, ये ऑलमोस्ट 600 के करीब करीब आएगी, ठीक है। अगर आप ओसवाल नहीं कर सकते, मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी नाम का एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आपको पिछले 10 साल के पेपर्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सर्च करना, ठीक है, पिछले 10 ईयर के आपके PYQs मिल जाएंगे और वो भी चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस रहेंगे। फिर भी मैं कहूँगा आप मोबाइल पढ़ने के लिए उठाते हो, फिर एंड में बोर होकर कुछ और चीज चला लेते हो, ये जब भी कंसिडर करना जब आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम हो कि आप 600 भी मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते या कहीं से जुगाड़ नहीं कर सकते या फैमिली को बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है, बहुत की बात है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप बुक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 600 इन्वेस्ट कर लो। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर और आपने किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। अगर 2 महीने बाद जैसा भी रिजल्ट आया उसको आप जिंदगी में कभी चेंज नहीं कर पाओगे, कभी भी। आ रहा है बात समझ में? तो एक बार जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, अब उस रिजल्ट के लिए आप खुद सोच के चलो। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं कहूंगा एक बुक के ऊपर तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पुरानी कोई बुक्स है, मैं कहूंगा मत फॉलो करो। अगर पुरानी कोई बुक्स है और वो लेटेस्ट एडिशन है 2025 की ही है, ठीक है, और आपको लगता है कि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है तो सॉल्व कर लो, लेकिन अगर उसमें PYQ पेपर्स हैं तो मत सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आप उस वाले की बुक खरीद लो, ठीक है, 600 की आपको मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व करो, बस एक बार सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा, एक बार में ही हो जाएगा। अगर नहीं आ पा रहा किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से, मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, चैप्टर का नाम डालना है, सेल्फ स्टडी का कुछ चैप्टर का नाम डालना है और लिख देना है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ढूंढना है। सेल्फ स्टडी की वेबसाइट आएगी, मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ऐसी वेबसाइट होती है, ठीक है, उसको जाओ सर्च करो और ओपन करो और वहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन भी उसी के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, बेस्ट है, आप दोनों तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब ये आपको फॉलो करना है और यही मैथ की स्ट्रेटेजीज रहेगी आपके लिए बेस्ट, इसको फॉलो करो। कितना घंटा आप फॉलो कर सकते हो वो अपने अकॉर्डिंग रखो, ठीक है, मेरे को कितना घंटा फॉलो करना, आप इसको टाइमिंग बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, आप टाइमिंग घटा रहे हो तो उसमें अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की टाइमिंग मत बढ़ाओ, अगर घटा रहे हो तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में टाइम बढ़ाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लगभग 6 से 7 या मैं कहूँगा 7 से 8 घंटा सो, ठीक है, इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, कोशिश करो स्कूल को अवॉइड करो और बस घर पे बैठ के टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है, मोबाइल्स को अवॉइड करो, लैपटॉप को अवॉइड करो और इन्हीं चीज़ को फॉलो करो, बहुत सिंपल है। अब मैथ की स्टडीज खत्म हो गई और ये आपको 95% दिला देगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या नाम है, आपको किस सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी रिवाइज करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा और उसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर उस वाले से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लाइन से नहीं करना, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करना। जिस सीक्वेंस में मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना सिखाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको उस वाल भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम से आता है कि भैया मान लो इनकेस मेरे कई सवाल ओसवाल और एनसीईआरटी में फंस गए और जो क्लियर नहीं हो रहे तो उसको कहाँ से क्लियर करें, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कहूँगा अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है उसका फोटो खींचो और मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको रिटर्न में सॉल्व करके एक वीडियो के साथ वहीं पे आपको मैसेज में बता दूंगा। इतनी हेल्प मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लस जब भी क्वेश्चन भेज रहे हो, जो भी आपने आंसर सॉल्व करा है वो भी भेजना, ताकि मैं बता पाऊंगा कि आपने ये गलती करी थी, अगर ये गलती को ऐसा करते तो आपका आंसर अब तक आ चुका होता, ठीक है। मैथ की स्ट्रेटेजी हो गई, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अपनी भाषा में लिख लेना और फिर मैं इसके बाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की बता देता हूँ। अब 2 स्ट्रेटेजीज आपकी रह गई, वो रह गई आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की और आपकी रह गई फिजिक्स की, दोनों को एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। इनकी स्ट्रेटेजीज एज कंपेरिजन तो मैथमेटिक्स आसान रहती है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 2 तरीके के बच्चे हो जाते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हो जा रहे हैं, साइंस वाले बच्चे भी हो जा रहे हैं, ठीक है। प्लस डिपेंड करता है कि मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है और पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थ्योरी, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थ्योरी। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है सम कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा सम या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज,
फॉर्मूला से ज्यादा हम कहेंगे रिएक्शंस, एंड उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चंस। फिजिक्स थोड़ा सा इससे अलग है। फिजिक्स ऑल अबाउट क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन। अब देखो, अगर फिजिक्स का पेपर हर साल की तरह, जैसे पिछले साल भी पेपर बहुत टफ आया था, तो टफ आ रहा है तो फिर वो सबके लिए टफ आ रहा है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस और डेरिवेशंस, इसमें थ्योरी का उतना ज्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। एंड इसके बाद आता है क्वेश्चंस और डेरिवेशंस करने के लिए आपको, ठीक है, फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन को डेरिवेशन कहते हैं और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना ही क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। अब दो तरीके के हैं, आप इसको दिमाग में रखो और इसी बेसिस पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा खासा स्कोर करा है मेरे, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में 94 के करीब थे, तो अच्छा खासा नंबर था। और मैं बताता हूँ क्या फॉलो करा था मैंने, एनसीईआरटी के अलावा कुछ फॉलो नहीं करा, एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जो आप उसको फॉलो करें। सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, प्लीज सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप 2 से 3 घंटा जरूर दें, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के साथ साथ कम से कम सिलेबस में आप सिर्फ 2 घंटा दें, 1 से लेकर 2 घंटा आप दे दें, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। रिवीजन किस चीज़ का रिवीजन? सिर्फ नोट्स का रिवीजन, सिर्फ नोट्स का रिवीजन। वो नोट्स कौन सी होनी चाहिए? आपकी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ते समय, केमिस्ट्री पढ़ते समय खुद की हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाई है, तब तो प्रॉब्लम वाली बात है कि क्यों नहीं बनाई है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स जो आपने खुद की बनाए उसी को रिवाइज करो, आपके किसी इंस्टीट्यूट वाले टीचर ने प्रोवाइड कराई है, लिखवाई है, आपने स्कूल में पढ़ी है, आपने खुद यूट्यूब से पढ़ी है, उसको पढ़ो। और रिवीजन करते समय अपने हैंड नोट्स की ही उसी समय एक और साथ के साथ जब प्रैक्टिस करने जाओ, ये पहले याद कर लो और फिर उसी को मेमोराइज करके लिखो, क्योंकि ऑल अबाउट रिवीजन इज रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस के नेम याद होने चाहिए, तो उसको लिखना भी होता है। तो जब लिखोगे तो आप उसको एक पेज में लिखोगे, यानी 1 पेज नोट्स आप प्रिपेयर करो अपने लिए, ताकि इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। मैं बोल रहा हूँ ना, सारा चीज थ्योरी पे डिपेंड कर रहा है, तो सारी चीज इसी रिवीजन और नोट्स पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चंस पे तो उतनी चीजें डिपेंड कर ही नहीं रही है। अब ज्यादा से ज्यादा आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप ऑर्गेनिक याद करना चालू कर दो, ठीक है। ऑर्गेनिक जैसे ही हो जाए, एक बार ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, जंप टू इनऑर्गेनिक, और जैसे इनऑर्गेनिक खत्म हो जाए, जंप टू फिजिकल। 3 सेक्शंस है, पहले ऑर्गेनिक करो, ठीक है। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते समय आप उसको लिख के यहाँ पे, या फिर हम ये कह सकते हैं रिटन रिवीजन करोगे। रिटन रिवीजन करो, दोबारा रिटन रिवीजन करो और दोबारा रिटन रिवीजन करो। यही ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है, यही तरीका है जो मैंने फॉलो करा था, यही तरीका मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ और यही तरीका ही होगा। ऑर्गेनिक का एक ही तरीका, रिटन रिवीजन, याद करो, लिखो। पूरा चैप्टर याद कर लिया, पूरी रिएक्शंस याद कर लिया, तुम्हें मालूम है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो लिखना चालू करोगे। फिजिकल से लेके पहले केमिकल सारी लिख दूंगा, फिर फिजिकल आएगा, सारी लिख दूंगा, सारे रिएक्शंस लिख दूंगा, नेम रिएक्शन इसके बाद ऐसे 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 आने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे नेम रिएक्शन प्रॉपर दिमाग में होने चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाकर अटैच हुआ, कौन सा एलिमेंट कहाँ से निकल गया। यही तरीका ऑर्गेनिक रिवाइज करने का, कि सिर्फ नोट्स की रिविजन, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट, पहले तो अगर आपने इनऑर्गेनिक के नोट्स बनाई है, नहीं बनाई है, प्रॉब्लम। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मत लगाओ, ऑर्गेनिक में सिर्फ नोट्स रिवीजन करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। उस नोट्स को रिवाइज करो, और इस बार जब रिवीजन करोगे तो नोट्स को याद करने से ज्यादा उसकी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कि यहां से जाते जाते अगर एटॉमिक साइज बढ़ा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एटॉमिक साइज घट रहा है। इधर जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज घटेगा, कब रेडियस बढ़ रहा है, कब रेडियस घट रहा है, कब हमारा क्या नाम है
शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, कब हमारा शिल्डिंग इफेक्ट घट रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कहाँ से बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे घट रहा है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना और पीरियोडिक टेबल को अपने दिमाग में रखना है कि ऐसे ऐसे क्या, पी सीरीज, एफ सीरीज, जैसे एस सीरीज तो आ ही नहीं रही है, डी और एफ ब्लॉक आ रहे हैं, तो डी और एफ ब्लॉक में आपको वीबीटी आनी चाहिए। उसके बाद आपको ट्रांजिशंस एलिमेंट मालूम होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पता बनते हैं ये सारे मालूम होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे लिगेंड क्या होता है, कैसे अटैच होता है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स तो करना है लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाऊंगा, यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं आएगा, ठीक है। मैं कहूँगा आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लो, आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लो, इसके लिए काफ़ी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। और सिर्फ इनऑर्गेनिक में करो, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दो तरीके हैं, या तो आप इसके लिए प्रॉपर एक बुक खरीदो अगर बुक से ही पढ़ना चाहते हो, ओसवाल रिकमेंड कर देता हूँ चैप्टर वाइज। इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक के ओसवाल मत लगाना, मतलब एक ही बुक आती है लेकिन सिर्फ इनऑर्गेनिक में ही बुक लगाना, या फिर यूट्यूब पे चले जाओ, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के चैप्टर को डालो और कोशिश करो कि पीडब्ल्यू से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में काफी है, उतना कर लो और एक ही बार करो, बार बार हर बार नए मतलब हर बार वो वीडियोस लेके आएंगे तो हर वीडियो में नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाले या नए क्वेश्चन नहीं लेके आने, वही क्वेश्चन जो करा रखे। तो 100 क्वेश्चन कर लो एक एक चैप्टर में, काफी हो जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए 100 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, पेपर में कोई नया भी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से कर लो, आराम से हो जाएगा वो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। फिजिकल इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल करने के बाद क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। उसके अलावा पीवाईक्यू भी कर लो थोड़े बहुत, ठीक है, काफ़ी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अवॉइड भी करना है तो कर देना, एग्जाम्पल के बाद सीधा पीवाईक्यू ज़्यादा। क्या ध्यान रखना है, बस हाँ फॉर्मूलेज याद रखना, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, वो तो फिजिक्स का है, फॉर्मूलेज याद रखना और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, मेल्टिंग कैरेक्टर, बॉइलिंग कैरेक्टर, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखना, बस काफ़ी है। ये आपका केमिस्ट्री का है और ये 2 महीने में आराम से, 2 महीने से जल्दी हो जाएगा, मैथ से जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये कवर कर लो और हो जाएगा। अगर जा रहे हो प्री बोर्ड है, पहले ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक पे जंप करना, फिजिकल पे अभी सिर्फ रिवीजन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ध्यान मत दो। जब इतना सारा हो जाएगा फिर आता है एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में कुछ नहीं भैया, 5 पेपर लगा लेने, किसके लिए, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए, बाकी सारी चीजें तो मैंने पढ़ ली। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बस पेपर लगा लूंगा 5 और मेरा काम हो जाएगा। और मैं इसकी गारंटी कहता हूँ, इतना फॉलो कर लो 95+ अच्छे खासे स्कोर कर लोगे। मैंने भी अपने टाइम पे इतना फॉलो करा था, बहुत बच्चों को रिकमेंड भी करा है, और वो जो आपकी सो कॉल्ड लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी है ना, उससे कई ज़्यादा बेटर ये है सिंपल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। जिस चैप्टर के लिए बुक बोली है, जिस चैप्टर के लिए पीवाईक्यू बोले उसी चैप्टर में लगाओ, जिसमें नहीं बोले उसमें मत लगाओ, ठीक है। और ऑर्गेनिक में कुछ लास्ट में 2 चैप्टर बचते हैं, ठीक है, और फिजिकल के बाद एक चैप्टर आता है, ठीक है, आई थिंक एलिमेंट्स नाम का होता है या एलिमेंट्री नाम का होता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैं कहूँगा थ्योरी से ज़्यादा बढ़िया है। आप क्वेश्चन उठा लो, 50 क्वेश्चन उससे उठा लो, और लास्ट में जो आपका पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपको अर्थ साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उससे भी 50 क्वेश्चन उठा लो और सबको याद कर लो, बस काफ़ी, उतना हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भैया क्या करना है, देखो बच्चा, फिजिक्स में थ्योरी तो मालूम होनी चाहिए लेकिन थ्योरी उतनी आएगी नहीं, प्लस एनसीईआरटी आपकी, मतलब ये आपका थ्योरी उतना आएगा नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए। एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। यहाँ तो भगवान है, ऑर्गेनिक के लिए भगवान है, इनऑर्गेनिक के लिए भगवान है, फिजिकल के लिए 50-50 है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपकी बुक के अंदर ही है, नोट्स, ठीक है। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी बेकार है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बेकार है, और आपका क्या नाम है, क्वेश्चंस भी बेकार है, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली बात, थ्योरी करने के लिए अगर आपका सिलेबस बचा है, प्लीज सिलेबस पे ध्यान दो, ठीक है, 80% से कम है, प्लीज सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, सिलेबस में 2-3 घंटा दे दो, ठीक है, कवर करो। फिजिक्स का सिलेबस बड़ा होता है, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा आप वीडियोस देखो,
यूट्यूब पे वीडियोस देखो और उसके थ्रू फिजिक्स की थ्योरी कवर करो, नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। अब थ्योरी कवर हो गई, लेकिन ज़्यादा थ्योरी पे रिलाई ना करते हुए मेरे को रिलाई करना है किस पे, डेरिवेशन पे। जितनी भी पेपर में डेरिवेशंस होंगे, जितनी भी पूरी की पूरी फिजिक्स में, मैं सारी की सारी रट के जाऊंगा, भले समझ में ना आए लेकिन डेरिवेशन आनी चाहिए। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, बस डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन करके चले जाओ, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। 70 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, और अच्छा खासा आप स्कोर कर लोगे। डेरिवेशन 30 मार्क्स के आराम से आए, 30 से 35 मार्क्स का सिर्फ डेरिवेशन आ जाता है। डेरिवेशन कर लो। डेरिवेशन करने के बाद जितनी भी डेरिवेशन अब तक जितनी भी आई है वो सारी कर लो। पहली बात तो डेरिवेशन तो वही फॉर्मूलेज ही होते हैं, तो पीवाईसी से कोई लेना देना, जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं डिराइव करें वो सारे के सारे याद कर लो। उसके बाद कुछ फिगर्स वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, फिगर वाले कुछ आप याद कर सकते हो, फिगर वाले ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। आप 5 से लेकर 10 नंबर का आप मान सकते हैं फिगर में आएगा। उसके बाद से ज़्यादा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना ज़रूरी है। उस वाल की बुक रिकमेंड कर सकता हूं मैं, ठीक है। आपके पास कोई और चैप्टर वाइज बुक है, काम चल जाएगा, चैप्टर वाइज है आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप PYQ लगाओ, काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ फिजिक्स में लगाने का और उसमें अच्छा स्कोर करने का तरीका है। और कोई आपको SC वर्मा लगाने की जरूरत नहीं। SC वर्मा जब IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, जब मतलब सॉरी IIT JEE मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप अगर सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस हो, अभी CUT को भी हटा दो, आप सिर्फ PYQ पे ज़्यादा ध्यान दो। जितने ज़्यादा PYQ हो कर लो, हर चैप्टर से 100 PYQ कर लो। ऑलमोस्ट आपके 1000 से ज़्यादा आप PYQ कर लोगे और इतना ही पेपर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो फिजिक्स को करने का अलग तरीका है, केमिस्ट्री को करने का अलग तरीका है। फिजिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन PYQs एंड डेरिवेशंस। केमिस्ट्री इज टोटली डिपेंड्स ऑन some part proper theory, some part theory plus concept, and some part is proper theory plus questions practice. And mathematics is totally about practice and practice. जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर करेगा। आई होप ये स्ट्रेटेजीज, कोई मैंने आपको स्ट्रेटेजीज में कुछ ऐसा नहीं बताया है कि जो आपको लगे यार क्या बता दिया भैया ने, नहीं। ये वो स्ट्रेटेजीज है जो सालों से चली आ रही है और एक्चुअल में पुराने स्ट्रेटेजीज से अच्छे रिजल्ट आते हैं। आज के टाइम पे बच्चे कम रिजल्ट लेके आ रहे हैं, पुराने टाइम पे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आते थे जब उनको स्ट्रेटेजीज, यूट्यूब नाम की कोई चीज़ नहीं थी और स्ट्रेटेजीज इतनी देखते भी नहीं थे, खुद की स्ट्रेटेजीज फॉलो करते थे और इनसे रिजल्ट आता था और इनसे अच्छा खासा रिजल्ट आता है। आज के टाइम पे बच्चे स्ट्रेटेजीज के चक्कर में भटक गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के चक्कर में भटक गए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंस है ये सारी चीज़ें कवर करो और ऐसे ही करो और कोशिश करो मोबाइल अवॉइड करो, ठीक है, यूट्यूब्स अवॉइड करो। स्ट्रेटेजीज आपके पास है, आपको पता है किसके लिए क्या सॉल्व करना है। जिसके लिए बुक सॉल्व करना है उसके लिए बुक खरीदो, जिसके लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ना है उसके लिए थ्योरी पढ़ना चालू करो, और जिसके लिए सिर्फ NCERT सॉल्व करना है उसके लिए सिर्फ NCERT सॉल्व करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचो कि जिसके लिए NCERT सॉल्व करना है यूट्यूब पर जाता हूँ कुछ नया मिला, कोई फ़ायदा नहीं है, नया लेके कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उसके लिए NCERT मैंने बोला है तो उसके लिए सिर्फ NCERT फॉलो करो। जिसके लिए थ्योरी बोला सिर्फ थ्योरी फॉलो करो, सिर्फ थ्योरी ही करके आप पूरा स्कोर कर जाओगे, उसमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ऑर्गेनिक में थ्योरी लगाओ तो सिर्फ थ्योरी लगाओ, क्वेश्चन रहने दो, बाहर में गया क्वेश्चन। आई होप आप ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है और ये आपको समझ में आएगा, आप इसको फॉलो भी कर पाएंगे। और ये मत आप अपने मन में कन्फ्यूजन लेके आना यार बहुत सिंपल है कैसे रिजल्ट आता है। 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4-5 सालों से हमने इसको ऑब्जर्व करा, अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो करी थी, बहुत सालों फॉलो करी थी, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, आगे जितने भी एग्जाम मेरे को देने, ठीक है। और अपने बच्चों को तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हाँ इसको फॉलो करो। उसके अलावा आपको कोई डाउट होगा आपके मन में, ज़रूर कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मैं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब रख लो। अभी CUT का एग्ज़ाम इसके बाद होगा, उसके लिए मैं आपको ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और गाइड करूँगा एडमिशन्स में। बहुत बच्चों को पिछले साल भी एडमिशन दिलाया है। प्लस जनवरी में मैं कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद मैं अपने हाथ से सॉल्व करा दूँ। वही क्वेश्चंस होंगे जो बुक्स में अवेलेबल्स हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी डाउट्स आएंगे शायद उनको भी मिलाते हुए और सारे के सारे सॉल्व करा दूंगा, तो और ज़्यादा आपके रिवीजन हो जाइए कि हाँ बुक तो है लेकिन बुक में भी स्पेसिफिक भैया ने ये क्वेश्चंस बताएं, ये ज़रूर आएंगे, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना करके चले जाओ, आप आराम से अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे। हिंदी को कैसे मैनेज करना, इंग्लिश को कैसे मैनेज करना अपने अकॉर्डिंग देख लो, अपना खुद का टाइम कैसे मैनेज करना अपने अकॉर्डिंग देख लो। दिन में पढ़ना रात में पढ़ रहा है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, उसमें कुछ नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है।
टाइम कैसे निकालना है, अपने 24 घंटे में आउटपुट्स कैसे निकालना है, 6 से लेके 7 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा, 8 घंटा भी नहीं, मिनिमम 6 घंटा आप सो सकते हो, 5 घंटा भी नहीं, 6 से लेके 7 घंटा सो। उसके अलावा ज़्यादातर जो टाइम है, ठीक है, उसको कोशिश करोगे पढ़ने में। तो अगर 6 से लेके 7 घंटा भी हटा देते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट 17 घंटा बचता है आपके पास अच्छा खासा पढ़ाई करने के लिए। और 17 घंटे एक लंबा चौड़ा टाइम है। 17 घंटे में 10 से लेकर 12 घंटे में पढ़ लोगे ना, बहुत है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। चलिए, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने का। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी जनवरी से मैं ज़रूर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा वहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा कि ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो, अपने ट्यूशन ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। और अपने, अगर आप बड़े हो, आप घर में पेरेंट्स हो और आप अब बच्चों को दिखा रहे हो, ठीक है, बच्चों को ये वाली स्ट्रेटेजी दो फॉलो करने के लिए, ये ज़्यादा काम की, ना कि वो स्ट्रेटेजी जिसमें तरह तरह के ग्लिच और एक अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग होती है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नई जानकारी और एक परफेक्ट गाइडेंस के लिए।